मार्केटिंग इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी, MS06 यूनिट 2। अब ये डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है? डेवलपिंग इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम कम होती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ होता है। लोगों के अंदर ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए और पैसा कमाने के लिए। आदमी जो है वो थोड़ा संतोषी टाइप का होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इच्छाएं नहीं होती हैं। गांव के अंदर लोग खुद के लिए उगाते हैं और खुद ही खा लेते हैं और सुखी रहते हैं। तो ये जो जो संतोषी लोग जो होते हैं ना, ये दिस टाइप ऑफ पीपल आर इन डेवलपिंग इकोनॉमी। यहाँ पर मतलब डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ होता है और ये जो डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ होता है और हमारी जीडीपी कम होती है, पर कैपिटा इनकम कम होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होता है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब भी करेगा वो प्लान डेवलपमेंट करेगा, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। इंडिया के अंदर जब 1947 के अंदर इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो हमने PSUs बनाए, हमने हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हमने खुद स्टार्ट किया। तो कई चीज़ों के प्राइसेस हमने कंट्रोल करे, वीट का MSP लगाया, चावल का MSP लगाया, स्टील जो है हमारे PSUs ने बनाया और फिर हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो गवर्नमेंट का रोल जो होता है ऐसी इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा होता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता है, प्राइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करता है, या वीट और राइस के अंदर जैसे कि MSP लगा हुआ है। तो जो मार्केटिंग मिक्स होता है, जो 4P है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसके अंदर कहीं कहीं आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर रखा है तो आप प्राइस तो चेंज ही नहीं कर सकते। कई जगह जो है वो प्लेस फिक्स है, कई जगह प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है जो मतलब स्केयर प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सब प्रोडक्शन कम है। जैसे फॉर एग्जांपल इन इनिशियल स्टेज स्टील का प्रोडक्शन हमारा कम था, हम स्टील इंपोर्ट करते थे। जब स्टील का हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके खरीदारों की तो लाइन लगी हुई थी पहले से ही, तो देयर वाज नो नीड फॉर मार्केटिंग और देयर वाज वेरी लिटिल रोल ऑफ मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी की कितनी स्टेजेस होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ये आप इकोनॉमिक्स के अगर आपकी बुकलेट होगी तो उसमें लिखा हुआ है रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें 5 स्टेजेस दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर 4 डिस्कस कर रखी हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, एक लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, उससे नीचे भी कुछ होता होगा। तो ये ऐसे करके 5 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर 4 डिस्कस करी हुई हैं। एक्चुअली में मैंने रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए रखा ताकि आप अगर इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप इसे रिकॉल करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। सबसे पहली वाली स्टेज है सब्सिस्टेंस स्टेज। इसमें मार्केटिंग का बहुत ही कम रोल होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो खुद के लिए ही उसे बना रहा है, या अपने परिवार वालों के लिए बना रहा है, या अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए बना रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक किसान है, वो अपने घर पे अनाज उगाता है, वो खुद खाता है, अपने रिश्तेदारों को देता है और मस्त रहता है। उसके घर में भैंस है, उसने उसका दूध निकलता है, वो खुद पीता है, अपने पड़ोसी को दे देता है। जब पड़ोसी के यहाँ पर भैंस का दूध आता है तो वो खुद पीता है पड़ोसी, और वो अपने पड़ोसी को पकड़ा देता है। तो इस तरीके से ये जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है इसके अंदर मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, नॉर्मली बार्टर सिस्टम होता है, और लोग अपने जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए ही कर रहे होते हैं। आदमी हर चीज करता है। पुराने जमाने में मैंने देखा है कि लोग अपने जूते खुद अपने हाथ से ही बना लिया करते थे। चलो जूते नहीं बनाए तो कपड़े तो कम से कम कपड़े खुद के खुद ही बना लिया करते थे, या सिली लिया करते थे। उनको टेलर की जरूरत नहीं थी। लोग अपने बाल खुद ही काट लेते थे, उनको बार्बर की जरूरत नहीं थी। तो वो मतलब सेल्फ सफिशिएंट टाइप थे। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग सबसिस्टेंस इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, जो भी बहुत ज्यादा धार्मिक किताबें पढ़ता है और वो ये समझता है कि आदमी को संतोषी रहना चाहिए या सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ये जो जितनी भी बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं ना हिंदू धर्म की या जनरली वैसे भी, ये सारी के सारी मार्केटिंग टर्म्स के अंदर लीस्ट डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती हैं। ये सब उसमें आती हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा इच्छा है, आप मेटलिस्टिक हैं और आपको पैसे की ललक है, तो दैट मीन्स यू आर इन डेवलप्ड इकोनॉमी या यू आर एट डेवलपमेंट। अब सेकंड स्टेज पर आते हैं, टेक ऑफ। टेक ऑफ वो स्टेज है जहां पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो खुद ही मार्केटिंग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टेक ऑफ स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, तो हम मान लेते हैं कोई बेसिक इंडस्ट्री होगी, गेहूं से आटा बनाने वाली होगी तो गेहूं से आटा बनाने वाली, या चावल मिल होगी, वो खुद का प्रोडक्शन भी खुद ही करती है और मार्केटिंग भी खुद ही करती है। तीसरी आती है स्टेज ऑफ मास प्रोडक्शन। स्टेज ऑफ मास प्रोडक्शन के अंदर
जैसे चाइना वाइना के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर स्टेज ऑफ मास प्रोडक्शन था, और बनाते जाते थे, बहुत ज्यादा बना देते थे सस्ते दामों पर, स्टेज ऑफ मास प्रोडक्शन। और यहाँ पर प्रोडक्शन और मार्केटिंग फंक्शन जो होते थे वो दो डिफरेंट अलग अलग होते हैं। जो प्रोड्यूसर होता है वही मार्केटिंग नहीं करता है। अब फोर्थ स्टेज आती है स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। आपकी बुक में से कमर्शलाइजेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर रॉस्टॉक के हिसाब से जाएं तो दिस इज स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। इसके अंदर आदमी जो होता है बहुत ही ज्यादा मेटरलिस्टिक होता है और बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है। इसके अंदर मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका जैसे कंट्री को देखें तो बर्थडे है किसी का तो केक लेकर के आना है, खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, काटो, शगुन के लिए एक पीस खाओ और बाकी डस्टबिन में डाल दो। तो दिस इज स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। अब रोल ऑफ मार्केटिंग, अब मार्केटिंग का क्या रोल है? अब मार्केटिंग वाले लोग तो कहते हैं कि ये मोटिवेट करता है हार्ड वर्क के लिए और लोगों को ग्रोथ के लिए मोटिवेट करता है। अब वो कैसे मोटिवेट करता है? वो मोटिवेट ऐसे करता है कि भाई साहब जैसे कि कोई नई चीज आती है तो उसकी मार्केटिंग करते हैं लोग, दिखाते हैं आपको, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, बेसिकली ये आपको ललचाते हैं। तो जब आप ललचाते हैं तो आप उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन 11 आया है या आईफोन 12 आ गया है, तो उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, लाखों में है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए के फोन है। अब प्रोडक्ट फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा कैमरा है, टच स्क्रीन है, सब बढ़िया है, खरीदने की तो मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो क्या होगा? मैं मोटिवेट होऊंगा वर्क करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, ग्रोथ के लिए, ताकि मैं इतना पैसा कमाऊं ताकि मैं उसे खरीद सकूं। बेसिकली मार्केटिंग आपको मेटरलिस्टिक बनाता है, आपको पैसे के पीछे भागना सिखाता है। तो दिस इज द मोटिवेशन। दूसरा है ये आपकी मार्केट का साइज बड़ा करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल लिया, एक नया फोन आया, इनिशियली तो हमारे टाइम पर तो फोन हुआ भी नहीं करते थे, हमारे घर पर तो लैंडलाइन हुआ करता था। तो फोन आया तो लोगों को पता नहीं इसके बारे में, उसके फीचर्स वगैरह बताए गए कि आप कहीं से कहीं तक भी बात कर सकते हैं। और धीरे धीरे उन लोगों ने उसके फीचर्स सुने, कुछ तो टसन के लिए ले लिए, कुछ लोगों ने स्टाइल दिखाने के लिए, कुछ लोगों ने एक्चुअल यूज के लिए लिए। अल्टीमेटली जो है आपके मार्केट का साइज जो है उससे बढ़ता है। तीसरा है इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब कहने का बात यह है कि ये हर चीज को, आपके पास जो भी चीज है आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब आपके घर के अंदर 2 कमरे खाली पड़े तो आप चाहते हैं कि उसे रेंट पे दे देते हैं। आपके घर पर एक बेड एक्स्ट्रा है जो काम नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, तो आप OLX पर बेच देते हैं। दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग मनी आउट ऑफ एवरीथिंग। पहले गांव के अंदर जो किसान था वो खुद के लिए उगाता था और खुद के लिए ही रखता था। अब वो किसान भी सोचता है यार थोड़ा बेच देता हूँ, बच्चे के स्कूल की फीस हो जाएगी, मेरा मोबाइल निकल जाएगा, एक मोबाइल खरीद लूंगा छोटा सा। तो ये हर रिसोर्सेस को मोनेटाइज करने की आप कोशिश करते हैं। तो मार्केटिंग जो है ये प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को तेज करता है, और मोनेटाइजेशन करते हैं आप हर रिसोर्स का तो रिसोर्स एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। डिस्कवरी ऑफ टैलेंट, हाँ भाई अब जब पैसा कमाना है तो टैलेंट तो दिख ही जाएगा, एंटरप्रेन्योरल टैलेंट आ जाएगा। अब लास्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज कैसे करता है? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है तो उसको लेबर चाहिए, और ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाती हैं। ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज कई टाइप की हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हो सकती हैं, कम्युनिकेशन की हो सकती हैं, IT की हो सकती है, बैंकिंग की हो सकती है, इंश्योरेंस की हो सकती है। तो धीरे धीरे जो है इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। तो ये तो मार्केटिंग वाले एक प्रोफेसर से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉफिट हो सकते हैं मार्केटिंग के। जनरल है, किसी भी जगह मार्केटिंग आप करेंगे तो ये प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। देखिए अब हम देखते हैं मार्केटिंग सेक्टर वाइज कैसे होती है। सबसे पहले हमने देखा स्टेजेस वाइज कि कैसी कैसी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हमने देखा कि 4 स्टेजेस अपने यहाँ पे डिस्कस करी हुई थी, सबसिस्टेंस स्टेज, टेक ऑफ स्टेज, मास प्रोडक्शन स्टेज और मास कंजम्पशन स्टेज। हमने देखा कि मास कंजम्पशन स्टेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है मार्केटिंग का, और बाकी स्टेजेस में कम होता है। इसी तरीके से हम अब डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आते हैं और देखते हैं कि मार्केटिंग का रोल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो लो मार्केटिंग है यहाँ पर, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ऑलरेडी गेहूं की कमी थी, चावल की कमी थी, जब वो चीज़ तो खानी ही खानी है ना आदमी को, उससे तो बच नहीं सकता है। तो वहाँ पे मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ फिर भी वहाँ पर डिमांड फोरकास्ट की एक ज़रूरत है, और हो सकता है कहीं पर कोई चीज़ बैन हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीच में दालें बैन कर दी थी, येलो पीस बैन कर दिया था,
कुछ कभी गवर्नमेंट कोई कोई पॉलिसी लाती रहती है, तो इस तरीके से कुछ अगर बैन वगैरह कुछ होता रहता है तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी जगह पर सब्स्टिट्यूट्स की जरूरत पड़ जाए। फिर सेकंड लेवल पे आता है इंटरमीडिएट इंडस्ट्रियल गुड्स। अब बात ही हमने इंडस्ट्रियल गुड्स की कर दी है, तो इसका मतलब ये B2B सेल है, और B2B सेल होगी तो आप पर्सनल सेलिंग ही होगी, एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं एक पिस्टन की रोड बनाता हूँ, तो पिस्टन की रोड बनाता हूँ और वो ये एक इंडस्ट्रियल गुड है। वैसे तो स्पेयर पार्ट में भी यूज होता है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज बनाता हूँ जो स्पेयर पार्ट नहीं है, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट के लिए मैं एक कंप्यूटर बनाता हूँ, मेरा एक सॉफ्टवेयर बनाया है, या मैंने एक मशीन बनाई है जो व्हील अलाइनमेंट करती है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक व्हील अलाइनमेंट तो कहाँ कहाँ बिकेगा भाई? वहीं बिकेगा जहां पर या तो ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री में बिकेगा बस, और कहाँ बिक सकता है? जहां पर आप लेकर के जाते हैं अपनी कार को सर्विस करवाते हैं। तो ये कितने हैं एक सिटी में? कितने होते हैं? दिल्ली जैसे शहर में कितने होंगे, या जयपुर जैसे शहर में कितने होंगे, या अहमदाबाद जैसे शहर में कितने होंगे? काउंटिंग के होते हैं, चलो ये तो बड़े शहर हैं। सूरत जैसी जगह में आएंगे हम तो मेरे ख्याल से पूरे सूरत के अंदर ही हमें 40-50 से ऊपर नहीं होंगे। तो 40-50 के लिए क्या मैं अखबार में इश्तिहार निकालूं, या मैं टीवी पर अनाउंस करवा दूं, या रेडियो पे अनाउंस करवा दूं? 40 लोग तो कुल हैं, जाकर के आप पर्सनली मिल लीजिए। तो ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं ये B2B मार्केटिंग है, और इस केस में पर्सनल सेलिंग होती है। पर्सनल सेलिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है प्रोडक्ट के बारे में। वो बहुत डिटेल में आपसे पूछेगा और आपको बहुत डिटेल में बताना होगा। तो आपका नॉर्मली जो मार्केटिंग करने वाला आदमी होता है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, या तो वो इंजीनियर ही होता है, जाकर के वो अच्छी तरीके से वो समझा सके। तो इसमें मीडियम लेवल ऑफ मार्केटिंग होती है। फिर आता है सेमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब सेमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर जो हैं वो आपकी बुक में फर्टिलाइजर, कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह, नॉन ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सभी दे रखा है। तो ये तो काफी ज्यादा डिमांड में होते हैं। तो यहाँ पर तो मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी सारी कंपनीज होंगी, काफी सारी चीजें बनेंगी, उनके अंदर आपस में कंपटीशन होगा कि प्रोडक्ट आप ऐसे भी बनाएंगे जिसका मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी का पता नहीं है आपको, नए नए आपने लॉन्च करें। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग होती है। और फिर चौथा सेक्टर जो है आपकी बुक में वो है एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म। एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग की जरूरत होती है। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म के अंदर, ये इटली का एग्जांपल है। अगर आप कभी भी टीवी वगैरह देखते होंगे, टूरिज्म के चैनल वगैरह देखते होंगे, तो हर जगह बात या तो वो ऑलिव ऑयल की करते हैं कि देखिए मैंने अपने यहाँ पर पाव भाजी बनाना सिखाया किसी इटालियन को, इटालियन बहुत तारीफ करेगा पाव भाजी की, और उस ट्रेवल चैनल के अंदर वो दोबारा से उसी पाव भाजी को बनाएगा, लेकिन उसमें ऑलिव ऑयल डालेगा। वो बेसिकली अपनी इटली की पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑलिव ऑयल की पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे इटालियन लेदर बहुत फेमस है, इटालियन लेदर की मेरे पास बेल्ट है, इटालियन लेदर की मेरे पास जैकेट है। अब मुझे कोई ये बताया कि इटली में क्या लेदर होता है? इटली इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ लेदर। ना तो वहां पर लेदर होता है, ना वहां पर लेदर की सिलाई होती है, ना वहां पर वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर भी इटली इटालियन लेदर के लिए फेमस है। इटली जो है ओवरऑल फैशन हब है। तो ये वहां की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसने इटली को एक ऐसी जगह बनाया जहां पर आप इटालियन पर्स लेना चाहते हैं, इटालियन लेदर की चीजें लेना चाहते हैं, फैशन हब बना दिया गया है। और इटली जो है टूरिज्म के अंदर बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस रखता है। एक टीवी शो के अंदर भी अपनी प्रेजेंस रखता है, एडवर्टाइजमेंट में रखता है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा देखिए टूरिज्म वाला चैनल देखेंगे तो वो इटली की जगह दिखाते हैं, ये सब करते हैं। तो बेसिकली टूरिज्म में बहुत ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म में। इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट पर वैसे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है कभी। इटली को ही पकड़ लीजिए आप एक्सपोर्ट के लिए, वहां से क्लोथ्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, ना तो वहां पे कॉटन होता है और नहीं वहां पर कोई मिल है कपड़ा बनाने की। फिर भी वहां पर जो है आपके इटालियन से अच्छे अच्छे शर्ट्स वगैरह बन करके आते हैं।